हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में और इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन इसका डिस्क शेड्यूलिंग का, उसके बाद क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, एंड देन हम देखेंगे कुछ की टर्म्स के बारे में जैसे कि सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम and then SSTF algorithm, scan algorithm, C-scan algorithm, look algorithm और C-look algorithm, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने रिसोर्स शेड्यूलिंग एंड CPU शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस किया था। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में। तो देखिए, जो डिस्क शेड्यूलिंग है उसको हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग का दूसरा नाम क्या है? इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। और इसका काम क्या है? जितनी भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही है डिस्क के लिए उनको शेड्यूल करना और मैनेज करना। अब इसकी इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि बहुत सारी मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है अलग अलग प्रोसेस से आती है, लेकिन हम केवल एक ही इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सर्विस दे सकते हैं। बाकी की क्या हो जाएंगी? बाकी की जो है वेटिंग क्यू में चली जाएगी। तो इस चीज़ को कौन मैनेज करेगा? डिस्क शेड्यूलिंग मैनेज करेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट कहता है कि टू और मोर रिक्वेस्ट मे बी फार फ्रॉम ईच अदर सो दिस कैन रिजल्ट इन ग्रेटर डिस्क आर्म मूवमेंट। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। सेकंड पॉइंट को इसमें कह रहा है कि दो या उससे भी ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है वो कई बार एक दूसरे से इतनी दूर होती है कि जो हमारी डिस्क आर्म की मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा दूर है, मान लीजिए कि एक पोजीशन अगर कहीं पर है तो दूसरी पोजीशन उससे काफ़ी दूर है। अगर हम इसको इस डायग्राम से समझें तो ये मेरी फर्स्ट करंट पोजीशन है और ये मेरी टारगेट पोजीशन है जहाँ पे मुझे अभी जाना है, एंड देन ये एक डिस्क है। तो अभी करंट पोजीशन से टारगेट पोजीशन तक मुझे जाना है, मतलब कि कितना हो गया? मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, मुझे नहीं, डिस्क आर्म को काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो हार्ड ड्राइव्स है आर वन ऑफ द स्लोएस्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड दस नीड टू बी एक्सेस्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। मतलब जो हार्ड ड्राइव्स होती है, हार्ड डिस्क होती है, वो सबसे ही स्लोएस्ट पार्ट होता है सिस्टम मेमोरी का, और जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है? वो हमारी रजिस्टर है, एंड उसका उतना ही एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा होता है। हार्ड ड्राइव सबसे स्लोएस्ट है और उसका एक्सेस टाइम भी उतना ही कम होता है, एंड इसीलिए हमें इसको थोड़ा एफिशिएंटली अच्छे से एक्सेस करना चाहिए। अब कुछ की टर्म्स के बारे में बात करें तो पहली की टर्म क्या है? सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है? देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिए कि जो सीक टाइम है इज द टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू ए स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द डेटा इज टू बी रीड और रिटर्न। मतलब जैसे अभी हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस में, उसी सेकंड पॉइंट को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि डिस्क में जो करंट पोजीशन है वहाँ से टारगेट पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। और जो एल्गोरिदम सबसे मिनिमम सीक टाइम देगी वही सबसे अच्छी एल्गोरिदम होती है। तो ये था हमारा सीक टाइम। अब चलिए आगे हम देखते हैं। सेकंड जो हमारा आता है वो है हमारा रोटेशनल लेटेंसी। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? रोटेशनल लेटेंसी। सीक टाइम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करंट पोजीशन से टारगेट पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगता है वो होता है सीक टाइम। अब रोटेशनल लेटेंसी क्या है? इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ द डिस्क
to rotate into a position so that it can access the read write heads। मतलब सिक टाइम के अंदर देखें अगर हम तो किसकी बात हो रही थी, वहाँ पर सिक टाइम में बात हो रही थी ट्रैक की। किसकी बात हो रही थी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ट्रैक के अंदर जो टाइम टेकन लग रहा है वो आर्म को मूवमेंट करवाने में लेकिन वो आर्म की मूवमेंट थी। अब यहाँ पे रोटेशनल लेटेंसी में हम किसकी बात हो रही है, एक तो हो रही है बात सेक्टर की और दूसरी बात हो रही है रीड राइट हेड की। मतलब टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ द डिस्क टू रोटेट इनटू ए पोजीशन सो दैट इट कैन एक्सेस द रीड राइट हेड। एंड जो सबसे कम मिनिमम रोटेशनल लेटेंसी देगी वही एल्गोरिदम बेस्ट होती है। ट्रांसफ़र टाइम क्या होता है, जो डेटा को ट्रांसफ़र करने में जो टाइम लगता है उसको हम ट्रांसफ़र टाइम बोलते हैं। और ये टाइम किस पे डिपेंड करता है, ये टाइम डिपेंड करता है कि हमारे डिस्क की रोटेटिंग स्पीड कितनी है और वो कितने नंबर ऑफ बाइट्स को वो एक बार में ट्रांसफ़र कर पा रहा है। तो वो क्या होता है हमारा ट्रांसफ़र टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिक टाइम प्लस में रोटेशनल लेटेंसी प्लस में ट्रांसफ़र टाइम। जितने भी तीनों टाइम हमने अभी निकाले हैं उन सब का टोटल क्या मिल जाएगा, डिस्क एक्सेस टाइम। टोटल सिक टाइम अगर आपको निकालना है तो टोटल हेड मूवमेंट मल्टीप्लाई में सिक टाइम, एंड टोटल हेड मूवमेंट हम आगे एल्गोरिदम में निकालना सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। डिस्क रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने में उस रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट आई है उसको कितने टाइम में रिस्पॉन्स मिला, उसकी इनपुट आउटपुट कितने टाइम में सर्विसिंग के लिए गई, वो क्या हो गया डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कि उसको कब रिस्पॉन्ड हुआ। अब आता है कि इसमें देखिए एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। जितने भी रिस्पॉन्स टाइम है उन सब का एवरेज हम इजीली निकाल सकते हैं। वेरिएंस रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि आपने एवरेज रिस्पॉन्स टाइम तो निकाल लिया, अब उस एवरेज में से किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को कैसे सर्विसिंग दी गई है वो फाइंड आउट करना। तो ये था हमारा वेरिएंस रिस्पॉन्स टाइम, डिस्क रिस्पॉन्स टाइम और एक था एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। जिसका सबसे मिनिमम वेरिएंस रिस्पॉन्स टाइम होता है वो क्या होती है, बेटर होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई है, उसमें से जो सिक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और ट्रांसफ़र टाइम ये क्या देगी, डिस्क एक्सेस टाइम। और अगर इसके अंदर क्यू टाइम को भी मिला दिया जाए कि उसको किसने कितनी देर क्यू में वेट किया तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये 6 एल्गोरिदम है जिनके बारे में हम एक एक करके आज देखने वाले हैं। उससे पहले आप एक देखिए डिस्क का एक डायग्राम है यहाँ पे आपके सामने। इस डिस्क के डायग्राम में देखिए ये पूरा क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की फॉर्म में है। जो ये आउटर सर्कल है इसको क्या बोलते हैं, प्लेटर बोलते हैं। आउटर सर्कल को क्या बोलते हैं, प्लेटर, ठीक है। और उसके बाद इसकी रोटेशन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। रोटेशन किस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्या है, यहाँ पे एक स्पिंडल है, स्पाइंडल। एंड जो प्लेटर है वो किस में डिवाइडेड होता है, प्लेटर जो है ट्रैक में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे जो ये प्लेटर के अंदर एक और सर्कल है वो क्या है, ट्रैक्स। एंड ट्रैक किस में डिवाइडेड होते हैं, ट्रैक जो है सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ये क्या। और सेक्टर जो है वो एक डिस्क की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद ये एक रीड राइट हेड है, देखिए जो कि सेक्टर में मूव करेगा। रीड राइट हेड रोटेशनल लेटेंसी जब हम निकाल रहे थे उस टाइम पे आपने देखा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक क्या दी गई है, नीचे आर्म दी गई है। आर्म किससे अटैच है, आर्म है ट्रैक से अटैच। जब हम सिक टाइम निकाल रहे थे तो वहाँ पे किसकी मूवमेंट हो रही थी, आर्म की मूवमेंट। और ये क्या है, एक आर्म असेंबली है। तो ये सारे क्या है, डिस्क के कंपोनेंट्स है। प्लेटर, ट्रैक, सेक्टर, आर्म, डिस्क राइट, रीड राइट हेड, आर्म असेंबली, रोटेशनल स्पीड, ये सारे क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में। ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेटर्स होते हैं वो डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स।
अब बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है, इसके अंदर जो सबसे पहले आता है उसी को सबसे पहले सर्विस की जाती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये एग्जाम्पल को हम एक बार सोल्व करेंगे, उससे पहले इसके एडवांटेजेस देख लेती है। एडवांटेजेस क्या क्या है? एवरी रिक्वेस्ट गेट्स ए फेयर चांस, नो इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम, मतलब कम करने का कोई भी ट्राई नहीं करती सीक टाइम को। एंड मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। सिंपल है लेकिन बेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए तो इतना था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। अब इसका न्यूमेरिकल हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट, हमें एक ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद एक हमें करंट पोजीशन दी जाएगी रीड राइट हेड की। ठीक है, हमें क्या निकालना होगा? कैलकुलेट टोटल ओवरहेड मूवमेंट फॉर। इन सभी एल्गोरिदम्स के लिए हम इसी एक क्वेश्चन पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रिक्वेस्ट दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है और हम सोल्व कर रहे हैं पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को, जिसकी हेड पोजीशन क्या दी गई थी? 50 दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रीड राइट हेड पोजीशन हमारी क्या है? 50 है। अब यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप 0 से लेके अपनी नंबरिंग स्टार्ट कीजिए कि जितनी भी आपको गिवन रिक्वेस्ट है ना, जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं वो उस नंबरिंग में कवर हो जाए। इस तरह से आप अपनी नंबरिंग यहाँ पे कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एक एंडिंग नंबरिंग भी रखिएगा। जैसे 0 से आपने स्टार्ट की है तो आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को एंड कहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी नंबरिंग कर दी है, इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में अपने खुद की नंबरिंग कर लीजिएगा जिसमें सारी रिक्वेस्ट को कवर किया जा सके। अब 50 हमारी करंट हेड पोजीशन है और 82 सबसे पहले आया है, तो 50 से हमने 82 की साइड एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद कौन आया? 170, देन 82 से 170, देन 43 आया है हमारा, तो हम 170 से किस साइड जाएंगे? 43 की साइड। 43 के बाद हम कहाँ जाएंगे? 140 पर, तो 43 से हम 140 पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 140 से 24 जाना है हमें, तो 140 से 24 लाइन ड्रॉ हो गई। 24 से 16 पे जाना है एंड देन 16 से हमें कहाँ जाना है? 190 पर। 16 से कहाँ जाना है हमें? 190 पर। इस तरह से आप अपना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो है हम अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब हम क्या करेंगे? टोटल ओवरहेड टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल ओवरहेड टाइम। अब टोटल ओवरहेड टाइम क्या निकालना है, कैसे निकालना है? तो देखिए, हमें स्टार्ट करना है जहाँ से हमारी जो स्टार्ट हुई है नंबरिंग, करंट हेड पोजीशन जो दी गई थी वो। टोटल ओवरहेड टाइम या टोटल ओवरहेड मूवमेंट, इसको हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्क ये भी बोल देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो करंट पोजीशन दी गई है वहाँ से। क्या दी गई है करंट पोजीशन? 50 से हमने कहाँ मूव किया? 82 पे। तो लार्जर में से स्मॉलेस्ट वाला हमें माइनस कर देना है, तो 82 माइनस 50। ठीक है, प्लस उसके बाद कहाँ गए? 140 पर, तो 140 माइनस 140 पर नहीं गए, 170 पर, तो 170 माइनस 82 एंड देन हम कहाँ गए? 43 पर, तो 170 माइनस 43 प्लस 43 से हम कहाँ आए? 140 पर आए, तो 140 माइनस 43 प्लस उसके बाद हम कहाँ गए? 24 पर, तो 140 माइनस 24 प्लस 24 से हम कहाँ आए? 16 पर, तो 24 माइनस 16 एंड देन 16 से हम कहाँ गए? 190 पर, तो क्या करेंगे हम? प्लस 190 माइनस 16। अब इसका जो टोटल आया वो क्या हो जाएगा? टोटल ओवरहेड मूवमेंट। और अगर आपको टोटल सिक टाइम निकालना है तो एक सिक टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको इस ओवरहेड मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल सिक टाइम आपका आ जाएगा। अब चलिए सेकंड एल्गोरिदम हमारी कौन सी है? शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट।
इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि रिक्वेस्ट हैविंग द शॉर्टेस्ट सीक टाइम आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, इसीलिए इसमें हमें जो है एडवांस में सबका सीक टाइम पहले से ही फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो सर्विसिंग देंगे प्रोसेस को। अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट नियर द आर्म विल एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, इट डिक्रीज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम एंड इंक्रीज द थ्रोपुट। डिसएडवांटेज क्या है, सीक टाइम कैलकुलेट करने का ओवरहेड यहाँ पे बढ़ जाता है। स्टारवेशन आ सकता है यहाँ पे इफ इट हैज़ हायर सीक टाइम एज कंपेयर टू इनकमिंग रिक्वेस्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, द हाई वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एज SSTF फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, रीड राइट हेड की पोजीशन यहाँ पे दी गई है। अब इसमें निकालते हैं हम SSTF के लिए। मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है पहले से ही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 गिवन करंट पोजीशन है, 50 के नज़दीक कौन है, शॉर्टेस्ट 43 और 82, 43 है, तो हम 50 से कहाँ मूव करेंगे, 43 की साइड मूव करेंगे। 43 के बाद सबसे नियरेस्ट कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट भी 24, तो 43 से हमने कहाँ मूव किया, 24 की साइड, एंड 24 से 16। अब 16 के सबसे नज़दीक और स्मॉलेस्ट कौन है, 82, एंड देन 82 से हम कहाँ जाएंगे, 140, एंड 140 से कहाँ जाएंगे, 170, एंड देन 170 से हम 190 करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि SSTF में हमें क्या करना है। सबसे जो सीक टाइम, सबसे जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम है, जो फिलहाल जो करंट गिवन आर्म है हमारे, उसके नियर बाय स्मॉलेस्ट ढूंढना है हमें। ठीक है, जैसे 50 के 43 था, 140 के 150 से स्मॉलेस्ट है, इस तरह से। अब इसका ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 50 माइनस 43 प्लस 43 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 16 प्लस 82 माइनस 16 प्लस 140 माइनस 82 एंड देन प्लस 140 माइनस 82 के बाद क्या आया हमारा 170 माइनस 140 प्लस 190 माइनस 170, एंड इन सब का टोटल हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारा टोटल ओवरहेड मूवमेंट। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा थ्रोपुट होती है और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, और थ्रोपुट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एडवांस में सीक टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब स्कैन एल्गोरिदम के बारे में अगर देखें तो ध्यान से सुनिए, इसके अंदर जो डिस्क आर्म है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, मूव करेगी, और जितने भी उसके रास्ते में जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उन सबको प्रोसेस करती हुई जाएगी। कहाँ तक जाएगी, डिस्क के एंड तक जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगी, रिवर्स करेगी और फिर से सबको दोबारा प्रोसेस करेगी, सर्विस करेगी। ठीक है, ये थी हमारी स्कैन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोल देते हैं। अब आगे देखिए, इस एल्गोरिदम में जो रिक्वेस्ट एट द मिड रेंज आर सर्विस्ड मोर एंड दोज आर बिहाइंड द डिस्क विल हैव टू वेट। एडवांटेज क्या है, हाई थ्रोपुट है, लो वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कम है। डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशंस जस्ट विजिटेड बाय डिस्क आर्म। तो इसमें इजी सा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके न्यूमेरिकल में क्या है, एक अलग से क्या बात ऐड हुई है कि डिस्क आर्म शुड मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू, ये हमें यहाँ पे दिया होगा। तो अब हम कौन सी एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हैं, हम स्कैन को कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो 50 दी गई है। एक रिक्वेस्ट सीरीज हमने यहाँ लिख ली, नंबरिंग कर दी है। स्टार्टिंग हमें 50 से करनी है। हम कहाँ गए पहले, 82 लार्जर की साइड में, देन 82 से 140 से हम जाएंगे 170 से 190। अब यहाँ पे देखिए कि एंड में भी जाएगा, तो 190 से 199। उसके बाद इसने क्या किया, रिवर्स किया, सबको दोबारा स्कैन करता हुआ रिवर्स करेगा। कहाँ तक, 43 तक। कहाँ तक रिवर्स करेगा ये, इसको 43 तक रिवर्स करेगा।
अब इसी यही जो एक्स्ट्रा ओवरहेड टाइम है ना, इसमें यही डिस्क के एंड तक पहुंचना, दोबारा से उसको प्रोसेस करना, जो एक बार प्रोसेस हो चुकी है उनको फिर से प्रोसेस करना, यही सब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इसका जो है डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अब हम 199 से कहाँ मूव करेंगे? हम 199 से मूव करेंगे अब इधर 43 की साइड में। ठीक है, 43 से हम कहाँ जाएंगे? 24 एंड देन 24 से हम कहाँ जाएंगे? 16। अब इसका ओवरहेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ओवरहेड मूवमेंट इसका देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसकी देखिए एंडिंग कहाँ तक गई है? इसकी एंडिंग गई है 199 तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 199 माइनस में स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 50 से, 50 प्लस उसके दोबारा इसने 199 से शुरुआत करी और ख़त्म कहाँ पे किया? 16 पर। तो 199 माइनस 16, इस तरह से हम इसका ओवरहेड मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सी स्कैन के बारे में। तो स्कैन एल्गोरिदम में क्या हो रहा था कि जो डिस्क आर्म है वो दोबारा से स्कैन कर रही थी जब वो रिवर्सिंग डायरेक्शन में आती है तब। इसी चीज़ को, इसी इसके ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस आई? सी स्कैन एल्गोरिदम आई। कौन सी एल्गोरिदम आई? सी स्कैन एल्गोरिदम आई। जो स्कैन एल्गोरिदम में दोबारा से हमें स्कैन करना पड़ रहा था उस चीज़ को रिमूव करने के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है सी स्कैन के अंदर कि वो जब रिवर्स करती है ना, तो रिवर्स करते वक्त पहले क्या करेगी? दूसरे एंड तक जाएगी, डिस्क का जो दूसरा एंड है वहाँ तक जाएगी और फिर दोबारा से सर्विस करना शुरू करेगी। मतलब वो एक सर्कुलर फैशन में मूवमेंट हो रही है, इसीलिए इसको सी स्कैन एल्गोरिदम कह देते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम कंपेयर टू स्कैन। अगर आपको इसको थ्योरेटिकल समझ नहीं आया है, प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार इस डायग्राम को देखिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पोजीशन मेरी 50 है, 50 से मैंने कहाँ मूव किया? 50 से लार्जर वैल्यू की साइड मूव किया 82, देन 140, 140 से मैंने मूव किया यहाँ पे कहाँ? 170, 170 से 190 एंड देन 190 से हम कहाँ गए? 199। अब ये सी स्कैन में क्या किया? इसे पहले दूसरे एंड जीरो पे आ गई, पहले कहाँ आ गई? वो जीरो पर आ गई। ठीक है, जीरो से फिर स्टार्ट किया इसने 16, 24 एंड 43। ये इसमें जो एक्स्ट्रा जीरो से आना हुआ, इसमें क्या हुआ? इसने बीच में जितनी भी प्रोसेस आई उनको दोबारा से स्कैन नहीं किया। यही जो ड्रॉबैक जो स्कैन एल्गोरिदम में था वो सी स्कैन में रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब अगर इसका टोटल ओवरहेड मूवमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, टोटल ओवरहेड मूवमेंट इसका कैसे कैलकुलेट होगा? तो एंड कहाँ पे हुआ? 199 से। शुरू कहाँ हुआ था? 50 से। तो 199 माइनस 50 प्लस फिर से 199, फिर से 199 माइनस 0 प्लस में 43 माइनस 0। ठीक है, अब इस तरह से क्या हुआ? इसका हम ओवरहेड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इसने 199 से 50 गया, दोबारा वो 199 से 0 पे आ रहा है और फिर 0 से कहाँ पे जा रहा है? वो 43 पर। इसीलिए इसके अंदर ये 3 बार हमने प्लस हुए हैं। अब देखते हैं लुक एल्गोरिदम के बारे में। तो लुक एल्गोरिदम बिल्कुल स्कैन एल्गोरिदम के जैसे है, बस एक ही डिफरेंस है। स्कैन एल्गोरिदम में वो डिस्क के एंड को टच करता है, लेकिन लुक एल्गोरिदम में वो डिस्क के एंड को टच नहीं करता, वो केवल लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाता है। इसीलिए इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डिले आता है वो यहाँ पे हम उस डिले से बच सकते हैं। सी लुक सी स्कैन के जैसा है, सेम क्या करेगा? लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा और उसके बाद जब रिवर्स करेगा तो रिवर्स में भी वो पहली रिक्वेस्ट तक आएगा, ना कि डिस्क के एंड को टच करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सी लुक और स्कैन और सी स्कैन में कैसे डिफरेंस आ रहा है। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो सी लुक बेटर परफॉर्मेंस है लुक से, इजी है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, डज नॉट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर, एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये केवल उसी एरिया को सिलेक्ट स्कैन करेगा जहाँ पे हमारा डेटा है। डिसएडवांटेज क्या है? इट मे नॉट बी ऑप्टिमल इन सिचुएशंस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
to be written or read in one direction as it could be led to a large number of requests being queued up in the opposite डायरेक्शन। ठीक है, ये था इसका क्या डिसएडवांटेज। सेकंड क्या है कि मे नॉट बी सुइटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम्स वेयर फास्ट रिस्पॉन्स टाइम आर क्रिटिकल एज इट डज नॉट प्रायोरिटाइज रिक्वेस्ट। क्या नहीं करता, रिक्वेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करता और स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ सकती है। लुक का एडवांटेज क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एसएसटीएफ से बेटर है। बाकी सभी जो सी लुक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वही इसके भी है। अब देखिए इस चीज़ को हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है, हमें लार्जर वैल्यू की साइड ही मूवमेंट करनी है। तो लुक के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी 50 से स्टार्ट हो रही है। हमने 50 से स्टार्ट करके कहाँ जाना है, 50 से हम कहाँ गए, सबसे पहले 82 पे गए। 82 पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, 82 से हम 140 पर जाएंगे। उसके बाद 140 से 170 एंड देन 170 से 190। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि स्कैन एल्गोरिदम में हम 199 तक जा रहे थे, हमें यहाँ पे 199 जो कि डिस्क का एंड है वहाँ तक हमें नहीं जाना है। हमें केवल जो लास्ट रिक्वेस्ट दी गई है केवल वहीं तक जाना है और वहीं से रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे हम कहाँ से रिवर्स कर देंगे, हम 190 से रिवर्स करेंगे और कहाँ जाएंगे, हम 190 से 43 तक जाएंगे। ठीक है, ये जो आपको डिफरेंस समझ में आ गया लुक और स्कैन के बीच में। तो अब 190 से हमें कहाँ मूवमेंट करनी है, 43 के पर मूवमेंट करनी है। तो चलिए एक एरो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, 190 से 43 से कहाँ जाएंगे 24 एंड 24 से कहाँ जाएंगे 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना चला गया। अब इसका टोटल ओवरहेड मूवमेंट हम सी लुक के साथ निकालेंगे। पहले सी लुक को देख लीजिए। सी लुक में क्या हुआ, हमने 50 से 82 की तरफ मूव किया, 82 से 140 एंड 140 से 170, 170 से 190 एंड देन 190 से हम सीधा 16 पे आ गए। फिर 16 से 24 और 24 से हमने 43 ड्रॉ किया है। अब इसका ओवरहेड देखिए, 190 से हम कहाँ गए थे, कहाँ से शुरुआत हुई थी 50 से, प्लस फिर हम 190 से कहाँ गए, जीरो पे नहीं, यहाँ पे हम गए 16 पर, 190 माइनस 16 प्लस में फिर हम 43 माइनस 16। ठीक है, जो सी स्कैन एल्गोरिदम थी उसमें हम कहाँ जा रहे थे, 0 पे जा रहे थे। यहाँ पे हम 0 पे नहीं जा रहे हैं। और लुक एल्गोरिदम का कैसे निकल जाएगा, 190 माइनस 50 प्लस में 190 माइनस 16। तो ये थी हमारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम।